नमस्कार। राजनीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि राजनीति में और लोकतंत्र में रोटी उलटती और पलटती रहनी चाहिए, यानी सत्ता और विपक्ष की भूमिकाएं एक दूसरे के साथ बदलती रहनी चाहिए। संयोग से भाजपा केंद्र में पक्ष में है और राजस्थान में विपक्ष में है, दोनों ही भूमिकाएं उसके साथ हैं। आज के दिन हम इन्हीं कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया से। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनता के साथ संवाद और उसका बेबाकी से उत्तर, ये जनता की तरफ से आज कुछ सवाल मैं आपसे लेकर आया हूं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, इतिहास में दर्ज हो गया। उसे किस रूप में देखा गया ये तो आने वाला इतिहास तय कर रहा है, जनता तय कर रही है। लेकिन 25 जून आपातकाल की दृष्टि से सन 75 में एक महत्वपूर्ण दिन गिना जाता है। आपके विपक्षी लोग कहते हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में है। आपके प्रदेश में विशेषकर ये मांग उठ रही है। आप लोग कहते हैं कि लोकतंत्र तब खतरे में था जब आपातकाल लगा था। मैं जनता की तरफ से जानना चाहूंगा, लोकतंत्र कब खतरे में था, तब या अब? आप तो कवि हैं और आपने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को ठीक से पढ़ा होगा जी। उसी जमाने में उनकी एक कविता बड़ी मशहूर हुई, दो राह। हाँ, समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी। जो रोटियां पलटने की बात कही आपने, वो कांग्रेस पर ही लागू होती है, क्योंकि इस समय देश में एक लोकतांत्रिक और स्थिर सरकार है, जनता के मनोभावनाओं की सरकार है। आज का दिन भारत के इतिहास में आम लोगों की राय में काला दिन है जी। इस नजरिए से है कि भारत बहुत सुंदर और सनातन देश है। आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त कवि हैं, देश को जीते हैं और महसूस करते हैं जी। एक लंबा संघर्ष मुगलों से किया, अंग्रेजों से हुआ, और जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी अपने आप में जश्न था, लेकिन दंश भी था जी। आप जानते हैं। वहीं से इस देश में कुछ चीज़ों की बुनियाद शुरू होती है। लेकिन हमारे बहुत लोगों ने एक अच्छा संविधान बनाया, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एक उत्कृष्ट संविधान दुनिया को दिया, देश को दिया हमने, और दुनिया ने उसको देखा। आज़ादी के बाद ये दूसरा अवसर था कि जब आपातकाल लागू हुआ, और आपातकाल की पृष्ठभूमि में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, नई पीढ़ी नहीं जानती, लेकिन पुरानी पीढ़ी वाकिफ है कि 19 महीने तक किस तरीके की जेल की यातनाएं भुगती। जी बिल्कुल। किस तरीके से आप आज मेरे सामने कभी नहीं, एक पत्रकार की हैसियत से बैठे हैं जी। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को किस तरीके से पहरा बैठाया गया। अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, संविधान के तमाम प्रावधानों को पहरा बैठा दिया। लेकिन इसके पीछे जो आंदोलन था, जिससे लोग एक तरीके से घबराहट थी, बेचैनी थी, देश में भय था, तो 67 से 71 तक इंदिरा गांधी जी ने जो बहुमत को एंटरटेन किया जी। लोग कहते थे कांग्रेस के जमाने में जब उनका आगमन हुआ तो गूंगी गुड़िया कहते थे जी। वो गूंगी गुड़िया किस तरीके से तानाशाह बन गई, इसका नतीजा आपातकाल है। 12 जून 1975 को और जगमोहन लाल सिन्हा जी ने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में निर्णय दिया और राजनारायण जी की याचिका पर यह फैसला हुआ, इनका चुनाव अवैध घोषित हुआ। कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति होता तो सुप्रीम कोर्ट में अपील का इंतजार करता, लेकिन इन्होंने 25 जून 1975 को आनंद फानन में देश में आपातकाल लगाया रात्रि को। और जयप्रकाश नारायण जी को मैं आज विशेष श्रद्धा से याद करूंगा, क्योंकि उस समग्र क्रांति के, उस देश में आपातकाल के संघर्ष का यदि कोई एक व्यक्ति सीधे सीधे दिखता है बिल्कुल, तो बिहार की, गुजरात की और लखनऊ के विश्वविद्यालय के छात्रों का एक आंदोलन, जो बाद में नवनिर्माण आंदोलन गुजरात का बना, समग्र क्रांति का आंदोलन बिहार का बना, और इस देश में 75 में आपातकाल लगा। मैं ये मानता हूँ कि ऐसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ गणराज्यों की पृष्ठभूमि बहुत पहले से थी, उस देश में लोकतंत्र पर इतना बड़ा आघात मुझे लगता है कि वास्तव में विभाजन के बाद की दूसरी बड़ी त्रासदी थी जब देश में आपातकाल लगा। तो उन लोगों को ये कहने का हक नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ कि कांग्रेस के नेता सीना चौड़ा करके कि देश में दूसरे आपातकाल की तैयारी है, कदापि नहीं। यदि आज उसी आंदोलन के उपजे हुए राम बहादुर राय जी का एक लेख किसी पत्र में, अभी पत्रिका में है, वो पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आज देश एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है
देश की जनता परिपक्व हो चुकी है, देश की सरकारें परिपक्व हो चुकी हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके की वो बात करते हैं तो लोकतंत्र पर पैरा बैठाने वाले, लोकतंत्र पर आघात करने वाले आज लोकतंत्र की बात करते हैं तो लगता है चोरी और सीना चोरी। ये तो आपकी तरफ का सवाल हुआ। वो लोग कहते हैं कि जब जब चुनाव का कोई समय आता है, सांसद होते हैं या एमएलएज होते हैं, उस समय वो आप लोगों के पक्ष में चले आते हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, बड़ी बाड़ेबंदी की बात चली, ये अलग बात है कि वो साबित नहीं हुआ, उस तरह का हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगाया कि आप इस बार भी ऐसा हमारे कहीं तोड़ ना लें सदस्य। वो इस तरह से इसे कहते हैं। राज्यसभा का अभी चुनाव हुआ है और उसमें उनके गहलोत जी का सीधा आरोप था आप लोगों के ऊपर, पता नहीं हमारे को तोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। क्या आप कहेंगे इस पर? अटल जी एक बात खूब कहते थे अपने भाषणों में जी, मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू। कांग्रेस की नीयत ऐसी होती है जी कि उन्होंने 93 टाइम्स 93 बार यानी 100 बार यदि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग हुआ, 352 का आपातकाल में तो किया ही उन्होंने, लेकिन 356 का दुरुपयोग 93 बार सैकड़ों में 93 टाइम्स केवल कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस जब करती है वो तो ठीक है, लेकिन जब दूसरे दल यदि विचार से प्रभावित होकर दूसरे लोग आते हैं, जो अशोक गहलोत जी ने कही, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बिकने वाले थे क्या? उनका अपनी पार्टी में सम्मान नहीं बचा, उनके भीतर ऐसा विद्रोह पैदा हुआ। दूसरा, कांग्रेस इस समय एक संकट के दौर से गुजर रही है। लीडरशिप का क्राइसिस है, आइडियोलॉजी का क्राइसिस है, ऑर्गेनाइजेशन का क्राइसिस है, और जिस तरीके की लीडरशिप नेतृत्व विहीन हो गई कांग्रेस, तो लोगों को कांग्रेस में भविष्य नजर नहीं आता है, न देश के प्रति कांग्रेस का कोई समर्पण दिखता है। सिर्फ जिस तरीके की दकियानुसी बातें वो करते हैं, तो उनकी अपने दल में ही एक अंतर्विरोध और विग्रह जो लोग बीजेपी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो बेचैनी, घबराहट, आशंका उसको इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं। मैं केंद्र की तरफ आना चाहता हूं। एनडीए 1 से लेकर के और अब हम एनडीए 2 तक आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि एनडीए 1 में जो हमने काम किए और अब जो एनडीए 2 में हम काम कर रहे हैं, उन दोनों की रफ्तार में कुछ अंतर आया है या बहुत फास्ट स्पीड से हम इस बार काम कर रहे हैं? चाहे वो राम मंदिर का मसला है, 370 का मसला है, और उस समय भूमिकाएं बना ली गई थी और इस बार उन कामों को किया जा रहा है, या उनके आधार पर चुनाव जीतने की तीसरी तैयारी की जा रही है? देखिए, मेरी बात थोड़ी बेशक लंबी हो सकती है, लेकिन इसको 2 नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। जी, यही देश था, और मैं यदि कुल मिलाकर देखूं तो एक 50-55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। जी, नेहरू जी से लेके और ठेठ यूपीए तक मनमोहन सिंह जी, आखिरी बहादुर शाह जफर थे। तो इस 55 वर्षों की इस पूरी यात्रा में मैं खुद केवल एक राजनीतिक दल के नेता की हैसियत से नहीं, एक आम आदमी की तरफ से एनालिसिस करता हूँ। ये कैसे संभव है कि किसी व्यक्ति को उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो? तो मोदी 1 की जब आपने बात कही जी, तो मेरे लिए जो एक बड़ा क्रांतिकारी जो मुझे लगता है, बैंक का खाता, जी, 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के बैंक के खाते खुलना मेरे नजरिए में तो बड़ा काम था, क्रांतिकारी काम था। जी, उस बैंकिंग सिस्टम से छोटा व्यक्ति जुड़ा नहीं था। तो राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचता है, यानी करप्शन को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस कमजोरी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज मोदी जी ने केवल जनधन के खाते से उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया और बैंक का खाता जो उस व्यक्ति का अधिकार था वो दे दिया। सीधा पैसा पहुंच रहा है जनता के पास। जो उसको उज्ज्वला का पैसा उसमें मिलेगा, नरेगा का पैसा उसमें मिलेगा, यानी जनधन का खाता सीधा। मेरे नजरिए में आप पूछो एक ऐसी स्कीम योजना कौन सी जिसने बदला, तो मोदी 1 का जो बड़ा क्रांतिकारी फैसला था। दूसरा, अभी कोरोना के दौरान दुनिया में काफी चर्चाएं हुई। मैं इस प्रधानमंत्री जी की और दूरदर्शिता को सैल्यूट करता हूं कि जब इन्होंने कहा तो कई यूरोप के देशों ने मजाक उड़ाई कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उस बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री लोगों को कहता है कि शौचालय शौच कहाँ जाना चाहिए, अभी तक ये बता रहा है जी। आप उस क्रांति को देखिए जिस व्यक्ति ने एक अपील से और देश में करोड़ों शौचालय बना के खड़े कर दिए। आज इस कोरोना के कालखंड में रोग प्रतिरोधक क्षमता के बाद हाइजीन को ठीक किया, तो शौचालय के कारण गांव तक किया। बिल्कुल। तीसरा, जो चीजें थी धीरे धीरे जब बदलाव आया तो गैस सिलेंडर ये इलीट क्लास की शहरों की एक ऐसी सुविधा हो गई थी, जो लोग एंटरटेन करते थे कि सांसद की पर्ची से गैस मिलेगी या जो अभिजात्य लोग हैं उनको मिलेगी। जो लकड़ियां जलाकर जिनका जीवन धुएं में खत्म हो जाता था,
उस महिला की पीड़ा को इस प्रधानमंत्री ने पहचाना और यही कारण है कि आज देश के करोड़ों लोगों के पास में उज्ज्वला का कनेक्शन है। जी। ये अभी बीच बीच में कई बार शायद राहुल गांधी जी को याद नहीं रहता है कि बीजेपी ने नकदी भी दी है, तो बार बार कहते हैं नगद दो। ये 500 भी नगद ही थे, नगद है। वो अलग बात है कि वो 5 के बाद में कितनी बिंदी लगती है भूल जाते हैं, कभी वो 5,000 बताते हैं, कभी 50,000 बताते हैं। लेकिन पीएम किसान एक ऐसी अभिनव योजना थी जिसमें किसानों को सीधे डायरेक्ट 2,000 रुपये उनके खाते में। जी। अब किसी ने आलोचना करी कि 2,000 रुपये में क्या होता है। जी। 2,000 रुपये में बहुत कुछ होता है। ये उस जिसको मिले उस किसान से यदि राहुल गांधी जी इंटरव्यू करने जाएंगे तो पता लग जाएगा कि 2,000 रुपये में उसको बीज मिल सकती है, खाद मिल सकता है, और ये 6,000 रुपये साल के होते हैं। तो यानी एक जो सपोर्ट उसको दिया इस तरीके से, तो ऐसी बहुत सारी अभिनव योजनाएं थी। आवास, आपने इंदिरा जी का नाम तो ले लिया, लेकिन इंदिरा जी के नाम को ही लज्जित किया इन कांग्रेस के लोगों ने। खंडर खड़े हो गए, वहाँ पैसे डकार गए, ईंटें खा गए, उसका गारा खा गए, बजरी खा गए, सीमेंट खा गए। आज मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में भी 15 लाख से भी ऊपर ये जो प्रधानमंत्री आवास हैं, ये बनने की प्रक्रिया में 9 लाख बन गए। तो ऐसे 9 लाख परिवारों को सीधे सीधे उस आवास की सुविधा मिली है। तो ये मोदी वन की जो बड़ी क्रांतिकारी योजनाएं थी, एक लफ्ज में कहूँ तो बुनियादी विकास, ये मोदी वन की पहली प्राथमिकता थी और उन्होंने करके दिखाया। ये तो फिर आपने अपने तरफ वाली बात कही। विपक्ष का सवाल अभी भी खड़ा है। वो कहता है भाजपा भावनाओं के मुद्दों पर चुनाव जीतती है। उन्होंने अभी उदाहरण दिया कश्मीर के मुद्दे को लेकर, कहने लगे पहले तो इतनी मुठभेड़ें होती ही नहीं थी, आजकल देखो तो रोज मुठभेड़ें हो रही हैं और इनको मोदी जी भुनाते हैं फिर उसके बाद में। तो क्या आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं इस समय, या कुछ और हुआ है कि मुठभेड़ बहुत हमें कश्मीर में देखने को मिलती हैं? देखिए, वो जो पहला सवाल था उसका एक पार्ट यही बचा जिससे मैं इसको रिलेट करूंगा जी, कि किसी भी देश का स्वाभिमान होता है और ज़मीन के लिए कोई भी व्यक्ति लड़ता और अड़ता है। देश का विचार और व्यवहार और देश की अपनी पहचान, आज दुनिया के जितने देशों में जितने बदलाव हुए उसमें उसके देश का जो स्वदेश जो उसका जो कारक है कि लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। ये नेशनलिज्म हिटलर के समय जर्मनी में भी था जी। ये नेशनलिज्म आज ट्रंप के लीडरशिप में अमेरिका में भी दिखता है। बिल्कुल। तो भारत का व्यक्ति भारत की बात करेगा तो इसमें गलत क्या है? लेकिन उनको लगता था कि वंदे मातरम भी गलत है, भारत माता की जय भी गलत है। बुनियाद यहीं से शुरू होती है कि जो बुनियादी मुद्दे थे, जो मोदी वन के जो मुद्दे थे बुनियादी विकास के, मोदी 2 पे जो चीज़ें शुरू हुई, भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण, जी जी, किसको ऐतराज होगा? दुनिया में कोई ईसा मसीह को पूछता है, कोई पैगंबर को पूछता है। हम राम को पूछते हैं और राम की आस्था के प्रतीक को यदि बनाते हैं, उसमें बेशक उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया होगा, लेकिन मार्ग प्रशस्त हुआ। जब आपने कश्मीर की आतंकवाद की घाटी में मौतों की बात कही तो मुझे अच्छे से ध्यान, अभी 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान दिवस था। जी जी। और उन्होंने कहा था इस देश में विभाजन के बाद की दूसरी बड़ी त्रासदी थी, कुछ अंश छूटे। मैं सरदार पटेल का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उनकी बदौलत देश एक हुआ, लेकिन इस देश में जो कमियां छोड़ी नेहरू ने, उसका नतीजा था कश्मीर। और कश्मीर में एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, ये भारत की अस्मिता पर सीधा हमला था। और इसीलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए। उस कश्मीर की घाटी को बचाने में सरदार पटेल से लेके डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी से लेके तीसरा जो कारक था भारत की सेना थी। और मैं सेना को सैल्यूट करूंगा कि कश्मीर बचा रहा तो सेना के अदम्य साहस से बचा रहा, उनकी शहादत के कारण बचा रहा। बिल्कुल। जो घाटी में मुठभेड़ें होती हैं, बंद हुई, और मुठभेड़ें जिस तरीके से वापस हुई, 500 रुपए में पत्थर फेंक के आपने उस घाटी के लोगों को भी बरगला दिया, आपने उनको प्रोटेक्ट किया, आप उन अलगाववादियों के साथ मिल गए। तो कांग्रेस की नीति अलगाववादी परस्त हमेशा से रही है। कांग्रेस की नीति तुष्टीकरण की हमेशा से रही है। उसकी नज़र वोट बैंक पे रही है, उसकी कश्मीर की सुरक्षा से कभी नहीं रही। ये तो मोदी सरकार थे जिन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव किया, वहाँ सेना को इस तरीके से फ्री हैंड किया कि आज कश्मीर के, मैं देख रहा था पिछले दिनों कि बहुत छोटे से गांव से किसी कश्मीरी का इंटरव्यू था। उन्होंने कहा साहब हम सुनते थे कि प्रधानमंत्री के नाम से कोई आवास होता है, लेकिन बेशक मैं आज कश्मीर का मुसलमान हूँ, पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मोदी की सरकार ने हमें ये मकान दिया है। हाँ। तो इस तरीके से आतंकवादी घटनाओं पर अंकुश ये सेना की ताकत और सरकार की इच्छा शक्ति, उसके बदौलत हुआ है कि लोगों को एहसास हुआ कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और हम कभी भी कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। लोग कितनी कोशिश कर लें,
तो मुझे लगता है कि ये भारत सरकार की और सेना की उस नीति का हिस्सा है कि इस तरीके की जब घटनाएं हुई हैं तो उस पर अंकुश लगाने का काम भी सेना ने किया। यानी आपका कहना यह है कि मोदी जी एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में उभरे और उन्होंने फ्री हैंड दिया सेना को ताकि आतंकवाद की घटनाओं पर वहां पर रोक लगा। यदि मोदी जी इतने सशक्त प्रधानमंत्री हैं आपकी भाषा में, तो फिर चाइना बॉर्डर पर क्या हो गया? वहां हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए। राहुल गांधी जी ने बयान दिया, बड़ा मासूम सा बयान है उनका, कि सेना को बिना हथियार के भेज दिया आप लोगों ने। तो ये क्या बात हुई कि हमारी सेना बिना उसके चली गई और हमारे बलिदान हो गए? ये क्या जवाब देंगे आप राहुल जी को? देखिए, चीन का जो इतिहास है, मैं तो कई बार जब वो ऐसा सवाल खड़ा करते हैं तो मुझे 1962 याद आ जाता है जी। नेहरू जी और चाउ एन लाई याद आ जाते हैं। हाँ। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था उस समय। और मुझे लग रहा है कि अब कई बार इमोशन ऐसे खड़े हो गए कि चीनी बाय बाय, लोग कहते थे भाई भाई। हाँ। राहुल गांधी जी को इसलिए हक नहीं है कि 1962 में अक्साई चिन से लेके काराकोरम पास से लेके और डैमलॉक से डूमचाली तक चारू घाटी तक इस तरीके के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जिस पर चीन ने कब्जा किया वो उनके कब्जे में रही और लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा उन्हीं के शासनकाल में हुआ। जिस तरीके से उन्होंने छूट दी, जो बॉर्डर्स बिल्कुल खुले होते थे, वो तो आज भी कहते हैं यदि शांति की कीमत पर कुछ जमीन दे, कुछ लोगों के स्वर हैं, मैं सबका नहीं कह रहा, कि शांति की कीमत पर यदि कुछ जगह दे दी जाए तो दे दी जाए। तो क्या आप इसका समर्थन करेंगे कि सैनिकों का बलिदान न हो, कुछ जमीन दे दी जाए? ऐसा इतिहास में हुआ है 62 में। हमारे यहाँ तो एक एक इंच के लिए लड़ाई हुई है और इसलिए उनको 1 इंच भी दे दें ये कोई जिम्मेवार सरकार नहीं कर सकती और जी, करना भी नहीं चाहिए और करेगी भी नहीं जी। गलवान घाटी में जो घटनाएं हुई वो लोगों को पता है, लोग अच्छे से अपडेट हैं कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। सियाचिन दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक चोटी है। चीन के पेट में दर्द था धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पर अंकुश लगा और हमारी दुनिया में जैसी साख बढ़ी, लोग पहले जिक्र करते थे अमेरिका का और चीन का जी, आज भारत का बराबर जिक्र होता है। विदेश नीति के नाते पिछले दिनों भारत ने जो प्रयास किए और दुनिया के देशों से जो संबंध बनाए, आप चीन को और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन चीन ने बेशक कोशिश की कि नेपाल को भड़काया, बांग्लादेश में कोशिश की, पाकिस्तान तो खैर उसका टूल है ही, श्रीलंका में भी उसने कोशिश की होगी, नेपाल आजकल आंख दिखा रहा है, नेपाल के बारे में भी की। पर आज भी भारत की नीति इसमें स्पष्ट है, भारत की नीयत स्पष्ट है। भारत पड़ोसियों से भी उतना संबंध अच्छा रखना चाहता है जैसे दुनिया के 7 समंदर पार के देशों से जी। लेकिन चीन को लगता है कि सियाचिन में भारत के लोगों का, भारत की सेना का मूवमेंट जो है वो चीन को नुकसान देगा। और जितने डेवलपमेंट हुए पिछले दिनों, चीन की तो आंख भी नहीं खुली थी, भारत ने वहाँ ऐसी ऑल वेदर सड़क बना दी कि जिसमें हमारा टैंक आराम से मूवमेंट करेगा। वही उसके पेट दर्द का कारण भी बना। बिल्कुल, आज उसने वहाँ सामरिक दृष्टि से टैंक तैनात कर दिए भारत ने। बिल्कुल। इसलिए गलवान एक ऐसा रास्ता था जो चीन को बहुत यूँ लगता था कि यहाँ यदि भारत का इंटरवेंशन होगा तो चीन सामरिक तौर पर कमजोर हो जाएगा, भारत को मौका मिलेगा चीन की गतिविधियों पर नजर रखने का और उस पर नियंत्रण रखने का। इसलिए पहला पेट दर्द तो गलवान को लेके ही है। सामान्य तौर पर जो 96 में जो समझौता हुआ उसमें यही था कि भाई जो बिल्कुल इस तरीके के बॉर्डर हैं उसमें बिना हथियारों के वो लोग रहेंगे। 96 में तो इन लोगों की सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी। हाँ। और 2008 में जो एक इन्होंने महाशय ने जो महान वैज्ञानिक आविष्कारक हैं उन्होंने जो समझौता किया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, जो MOU किया, हाँ, वो भी सामने आ रहा है जी। किस तरीके से चीन के लोगों से इनके रिश्ते हैं और किस तरीके से अभी भी चीन के राजदूत से इनकी जो गुप्त मुलाकात होती है, स्वीकार किया गया, ऐसी बात है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। तो नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक चीन के बारे में और भारत के बारे में मुझे लगता है कि प्राथमिकता, कई बार तो ऐसा लगता है कि भारत उनकी प्राथमिकता नहीं, उनकी प्राथमिकता चीन ही है। कारण क्या है ये अभी कुछ दिनों में साबित होगा। कुछ तथ्य ऐतिहासिक रूप से भी सामने आ रहे हैं, कुछ सामयिक रूप से भी सामने आ रहे हैं। लेकिन चीन के बारे में ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की नीति वास्तव में चीन परस्त रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे धीरे धीरे इतिहास की परतें वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। पर मुझे लगता है कि एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के जिम्मेवार व्यक्ति का ये बयान है कि भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया। हाँ, मैं तो नहीं मानता। वो प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसे ही कहते और सेना के बारे में भी। जी जी। मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र के बाद भारत
में सबसे बड़ी कोई ताकत भारत की सेना है। और आज भी गलवान में जो हुआ उन्होंने धोखे से किया होगा, फिर भी हमारे जवानों ने जिस मर्दानगी और शेर दिल होकर मुकाबला किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। हाँ, अब तो ऐसी खबरें आ रही है कि हमारी सेना ने भी पूरा उसका प्रतिरोध करके और माकूल जवाब दिया है इसमें ऐसा। और ये बातें बराबर बाहर आ रही हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं और न हम पीछे हटने वाले हैं, और हम एक एक इंच जमीन पर हमारा कब्जा है, रहेगा, और उसकी पुरजोर कोशिश हमारी रहेगी। भारत की सेना, मुझे लगता है कि हमें कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में सक्षम है। बहुत अच्छा सतीश जी। एक कोरोना की महामारी, वैश्विक महामारी से पूरा विश्व, भारत, पूरी मानव सभ्यता जूझ रही है। उसी समय जब ये लगा कि ये बहुत लंबा सिलसिला चलने वाला है, तो मोदी जी ने एक शब्द दिया, आत्मनिर्भर भारत। पहले मेड इन इंडिया शब्द आया था, मेक इन इंडिया, उसके बाद अभी आत्मनिर्भर शब्द आया। लोगों का कहना है कि ये आपकी जो मातृ संस्था है, संघ है, उसमें स्वदेशी जागरण अभियान के नाम से भी एक अभियान चला, कहीं ये उसी का तो दूसरा बदला हुआ रूप नहीं है आपके यहाँ पर, जो इस समय दे दिया गया है कि उसे आत्मनिर्भर भारत, वही चीज़ आपके यहाँ लागू की जा रही है, या कुछ नया चीज़ है? नहीं, प्रधानमंत्री जी यदि स्वदेशी की बात करते हैं, स्वावलंबन की करते हैं, स्वाभिमान की करते हैं, तो गलत क्या है? आज वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के और प्रधानमंत्री हैं और बड़े बहुमत से चुने हुए हैं, जिसका कई बार अभिमान कांग्रेस पार्टी करती थी। जी जी। कोरोना एक बड़ी चुनौती थी, तो पहला कारण तो ये कि 135 करोड़ के देश में सबसे ज़्यादा यूँ लगता था कि प्रभावित होने वाला देश होगा तो भारत होगा, क्योंकि हमारी जिस तरीके की डाइवर्सिटी है, जिस तरीके की टोपोग्राफी है और जिस तरीके की यहाँ की कंडीशंस हैं कि हम लोग बहुत समूह में रहते हैं, हाइजीन हमारा ठीक नहीं है, बाकी चीज़ें दुनिया में जैसी प्रचारित है। पर सबसे पहले स्पेन बिखरा, जर्मनी बिखरी, यूरोप बिखरा, ब्रिटेन, अमेरिका, कोई बचा नहीं। 130 करोड़ के देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मजबूत आवाज़ को हिंदुस्तान के लोगों ने स्वीकार किया और लॉकडाउन को सफल बनाया, तो ये तो विश्लेषक कहते हैं, उनकी स्टैटिस्टिक्स कहती है कि यदि ये नहीं होता तो शायद ये संख्या करोड़ों में होती जी। आज उसको लाखों में सीमित करना, ये एक पहला कारक मैं मानता हूँ। और जिस तरीके के उपाय हुए, उस उपाय में आज विश्व का स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बना, तो कोई खूबी और कुवत होगी तभी। हर्षवर्धन जी को जी। ये जो आत्मनिर्भर भारत का आपने जिक्र किया है, स्वदेशी जागरण मंच अपना काम कर रहा, बहुत अरसे से कहता है, लेकिन मैं देख रहा था कि स्वदेशी जागरण मंच जब कहता था तो लोग कहते थे ये दकियानूसी लोग हैं, ये ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी लोग हैं। आज आम आदमी कह रहा है कि चाइना का बहिष्कार करो, स्वदेशी उत्पादों को काम में लो। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोकल को वोकल बनाओ और वोकल को ग्लोबल बनाओ। ये आत्मनिर्भर उसी का हिस्सा है। इसके दो हिस्से हैं, एक तो वो लोग जो लॉकडाउन के कारण दिनचर्या, जिनकी जो दिहाड़ी का जो काम करते थे, रेडी वाला, ठेली वाला, पटरी वाला, प्रधानमंत्री ने बिना किसी विलंब के सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत की। 1,76,000 करोड़ रुपए ये उन गरीबों को डेडिकेट किए कि जिनको रोजमर्रा के राशन की जरूरत है, उनको 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, ये शुरुआती तौर पर उन्होंने, और लाखों मैट्रिक टन ये उन्होंने राजस्थान को भी दी और पूरे हिंदुस्तान में बांटी। ये इसका दूसरा पहलू ये था कि वो तमाम लोग जो रोजमर्रा का एक अपना जीवन यापन करते हैं, उदाहरण के तौर पर इसी आत्मनिर्भर में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को भारत की सरकार ने 10,000 रुपये तक के न्यूनतम उनको बिना किसी सिक्योरिटी के और सपोर्ट देने का काम किया, ताकि अपना काम दोबारा शुरू कर ले। जो कोई हॉकर है, कोई रेडी पर काम करता है, कोई ठेला चलाता है, कोई पटरी पर बैठता है, उन सब लोगों को शायद अभी 30 तारीख को प्रस्तावित है उसकी लॉन्चिंग होगी, और 4 महीनों के भीतर भीतर उन तमाम 50 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकार ये लाभ देगी। इसी आत्मनिर्भर का हिस्सा है हिंदुस्तान का वो किसान, जिसको 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड इसके जरिए मिलेंगे, और जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। जो एमएसएमई सेक्टर है हमारा, उसमें लगभग 26 लाख से भी ऊपर ऐसी एमएसएमई है जो भारत में 12 करोड़ लोगों को सीधे सीधे रोजगार देती है। उस एमएसएमई को भी 3 लाख करोड़ से ऊपर का संबल इस सरकार में इसके माध्यम से दिया है। जो आदिवासी रहते हैं, 6,000 करोड़ का कैंपा के जरिए, जिसमें फॉरेस्टेशन और वो सारा काम बाकी, जिसमें आदिवासियों को काम मिलेगा। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना और लॉन्च की, लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये मुझे कोई संकोच नहीं है कहते हुए कि वास्तव में स्वदेशी का, स्वावलंबन का, स्वाभिमान का कारक है। इसको स्वदेशी जागरण मंच से जोड़ें या किसी दूसरी संस्था से जोड़ें, लेकिन
मुझे लगता है कि ये जरूरत थी और प्रधानमंत्री ने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए 20 लाख करोड़ के पैकेज से लोगों के मनों की पूर्ति करने का काम किया। प्रवासी मजदूर कोरोना के चक्कर में एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक गए हैं। हर प्रांत में लगभग बिहार के, उत्तर प्रदेश के मजदूर थे, चाहे महाराष्ट्र में थे, राजस्थान में भी थे। राजस्थान सरकार का ये आरोप है कि उन मजदूरों को केंद्र सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला, जो पैकेज मिलना चाहिए था, चाहे मेडिकल का मिला, चाहे कोई मिला। जहाँ जहाँ इनकी विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में, चाहे यहाँ हैं, उनका कहना है कि केंद्र हमें उस तरह से वो सहयोग नहीं कर रहा जैसे कि वो अपने प्रांतों में कर रहा होता है। क्या आप कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं इस बात से मुझे बेहद आपत्ति है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके की सियासत की जी, मुझे ध्यान है 27 मार्च को हम लोग गए मुख्यमंत्री जी के पास कि हम इस कोविड की महामारी में हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है जी, और हमने उनको कहा किसी भी तरीके का सहयोग हम करेंगे। केंद्र की सरकार ने बहुत शुरुआती तौर पर 1888 करोड़ केवल कोविड के प्रबंधन के लिए और पीपी किट से लेके, मास्क से लेके जो सामान दिया जाना चाहिए था वो दिया। जो केंद्र के अधीन ऐसे फंड्स होते हैं जिसको राज्य सरकार खर्च कर सकती है केंद्र की स्वीकृति के बाद, 2765 करोड़ रुपया जो डीएमएफटी का फंड होता है, डिस्ट्रिक्ट माइंस एंड मिनरल्स फंड होता है, उसका पैसा 830 करोड़ रुपए कोविड में सरकार खर्च कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी थी। 8000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा नरेगा का पेमेंट सरकार ने किया। न्यूनतम मजदूरी 182 से 202 बढ़ाई। ऐसे बहुत सारे उपाय किए कि जिसके जरिए सरकार ने हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका सम्मान करते हुए, क्योंकि सरकारें एक दूसरे पर अवलंबित हैं। केंद्र की सरकार केंद्र के फैसले करती है, राज्य सूची के फैसले राज्य सरकार करती है। लेकिन ऐसी महामारी में उस संघवाद का सम्मान भारत की सरकार ने, मोदी जी ने किया। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा कि अपनी कमी को छुपाने के लिए, मैं देखता था कि इस महामारी में अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए पहले दिन से मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इनके मंत्रियों ने बोलना शुरू किया, उलझुल बोलना शुरू किया। तब हमने ऐतराज जताया कि इस महामारी में भी कम से कम सियासत तो मत कीजिए, उस व्यवस्था का सम्मान कीजिए और उस व्यवस्था से सहयोग लीजिए। आज दुनिया जानती है, भारत जानता है कि किस तरीके से केवल रामगंज में जो पहला व्यक्ति 22 मार्च को संक्रमित हुआ और उसने 400 लोगों को किया, धीरे धीरे राजस्थान के 29 जिले केवल तबलीगी के मूवमेंट के कारण, लेकिन इस सरकार ने केवल अपीजमेंट, तुष्टीकरण के कारण उस तबलीगी मूवमेंट को और रोका नहीं। ये नतीजा था। राशन में भेदभाव हुआ, लेकिन भारत की सरकार ने अपनी तरफ से कोई इस तरीके का न तो भेदभाव किया। इनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है कि केवल सियासी बयान था। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को मदद करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखी, और यदि सरकार ऐसा करती तो जो सरकार अभी तक कर पाई वो भी नहीं कर पाई। वरना सरकार कह रही है, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ध्यान रखो, नहीं तो सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। अभी ये बयान है जी। मेरा सवाल इंटरव्यू जहाँ से शुरू हुआ, मैं इसके समारोप में उसी सवाल को एक बार फिर वाइंड अप करते हुए आपसे कहूँगा। बड़ा मुश्किल होता है कि पक्ष और विपक्ष की दोनों भूमिकाएं, टेबल के इधर और टेबल के उधर, दोनों भूमिकाएं एक साथ निर्वहन करना। 1 वर्ष दोनों जगह आपका लगभग पूरा हुआ कार्यकाल का। केंद्र में आप पक्ष की भूमिका को आने वाले समय में किस तरह निर्वहन करेंगे, और राज्य में, यानी मैं विशेषकर राजस्थान की बात करूं, वहाँ विपक्ष की भूमिका में आने वाले समय में किस सशक्त भूमिका में निभाते हुए दिखाई देंगे? वरना तो कई बार लगता है जैसे क्लीन चिट दे दी हमने, गहलोत सरकार को लगता है कि विपक्ष कोई हमले नहीं बोल रहा है, ऐसा कुछ सवाल खड़े नहीं कर रहा है। तो क्या भूमिका आपकी यहाँ होगी और क्या केंद्र में होगी आगामी बचे हुए 4 वर्षों में? देखिए, जहाँ तक केंद्र का सवाल है, 1 वर्ष पूरा हुआ केंद्र की सरकार का, और सरकार ने, जैसे मैंने कहा, लेकिन हमारी दोहरी भूमिका यकीनन कि केंद्र की सरकार ने जो एक मजबूत उपाय किए वो जनता तक ठीक तरीके से पहुँचे, उसके दरवाजे तक पहुँचे। तो हमने बूथ संपर्क का काम हमने शुरू किया, मोदी जी की उन सारी नीतियों को लोगों के बीच में पहुँचाया है। इसी तरीके से हम लोगों ने जो राज्य सरकार थी, 1.5 वर्ष में इस सरकार की जो अराजकता, इस सरकार की जो विफलता, अब मुझे लगता है कि लगभग 3 महीने तो लॉकडाउन के दौरान ही रहा,
लेकिन बावजूद इसके ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें सरकार को हमने मजबूर किया घुटनों के बल चलने के लिए। बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है कि केवल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के एजिटेशन से ही सरकार को झुकना पड़ा। उदाहरण के तौर पर विद्वान मुख्यमंत्री के इस सरकार में एक आदेश जारी हुआ कि 60 फीट की सड़क पर शराब की 100 गज के प्लॉट पर शराब की दुकान खोली जा सकेगी। मैंने एक ट्वीट किया जी कि एक तरफ तो आप बिहार में भेजते हो ये मॉडल तय करने के लिए शराबबंदी हो सकती है, ये दोहरा चरित्र है। केवल ट्वीट किया, मुख्यमंत्री को टैग किया, दूसरे दिन उस आदेश को वापस लेना पड़ा। एक दूसरा, अभी इसी दौरान गैंगरेप हुआ मालपुरा में, 4 लोगों ने गैंगरेप किया। सरकार के दबाव में केवल एक अपराधी को उसमें अपराधी घोषित करके 3 को छोड़ने की साजिश हुई। हमारे अपने लोगों ने उन पर मुकदमे बढ़े। आप तो ये कह रहे हो किस तरीके से, लेकिन कम से कम 200 कार्यकर्ताओं पर, जिसमें हमारे विधायक भी शामिल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी 6 आधे दर्जन थानों में मुकदमे दर्ज है राजस्थान में। सरकार के कामकाज की बानगी बताता हूँ जी। लेकिन सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, उस गैंगरेप के अपराधियों को पकड़ना पड़ा। इस पूरे लॉकडाउन के अंदर 10 ऐसे संगीन केस थे गैंगरेप के, जिसमें सरकार बिल्कुल किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर पाई। हमारे लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया और उसका नतीजा था आज बिजली के बिलों को माफ़ी का आंदोलन चल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को उसमें विड्रॉ करना पड़ेगा। तो कई ऐसी बातें थी कि जिसके आधार पर हम लोग बहुत मजबूती के साथ ये काम कर सकते थे जी। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा, ये चैलेंज हमारे साथ है कि केंद्र की सरकार अच्छी नीति बनाती है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो उसकी पॉजिटिविटी है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि केंद्र की तमाम नीतियों को, जैसे आपने माइग्रेंट लेबर का नाम लिया, 8 करोड़ ऐसे लोग हैं, राजस्थान में भी बड़ी तादाद है। तो राजस्थान के 22 जिले प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित किए हैं, जिन ऐसे जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको 125 दिन रोजगार मिलेगा। उस रोजगार की योजना को चालू करने के लिए हमारे लोग ठीक तरीके से विजिलेंट होकर उन 22 जिलों में काम करें। दूसरा, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैंने कहा है कि उसको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करके, क्योंकि सरकार योजना बनाती है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता है, क्रियान्विति नहीं होती, तो लोगों में निराशा होती है। और इसलिए मैंने कहा कि क्रियान्विति को ठीक तरीके, सरकार की योजना को धरातल पर उतार कर लोगों तक पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे। उसके दरवाजे तक ठीक तरीके से, एक तो भूमिका ही है। दूसरा, विपक्ष के नाते ऐसे बहुत सारे बुनियादी मसले हैं कि जिन मसलों पर काम करने की आवश्यकता है। यदि सामान्य परिस्थितियाँ होंगी तो सड़क पे करेंगे, और नहीं जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा कोशिश करेंगे कि सरकार सदन में भी नैतिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है, बहुत अरसे तक दिखा। सरकार के अपने ही मंत्री आपस में उलझते हैं, सरकार के अपने सीनियर लोग खड़े होकर VRS मांगते हैं, सरकार का सीनियर व्यक्ति सरकार को चिट्ठी लिखता है। तो ऐसे बहुत सारे अवसर थे जिसमें सरकार को कई मामलों में विड्रॉ होना पड़ा। मुझे लगता है कि यदि समय रहा, सामान्य परिस्थितियां हुई, तो हमने तय किया कि हम सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर बात ये हुई कि आप केंद्र में उस चौकीदार की भूमिका में हैं जो देश की रक्षा और देश की व्यवस्थाओं के लिए एक जिम्मेदार संरक्षक के नाते मौजूद है, और प्रांत में आप उस चौकीदार की भूमिका में जो जागते रहो, प्रहरवे की आवाज़ लगाता रहेगा। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनता के जिन सवालों से हम लोग रूबरू होते रहते हैं, कवि और पत्रकार लोग, उन आपने मेरे से तो सब कुछ उगलवा लिया। आप कवि वाला कुछ पेश करेंगे तो मुझे लगता है कि श्रोता उसका आनंद ठीक से ले पाएंगे, क्योंकि आप वाला वो कैरेक्टर अभी दिखना जरूरी है। मैं 2 लाइन कह देता हूँ आज, हालांकि मैं उस भूमिका में नहीं हूँ। एक तो मेरा मानना ये है, सीमाओं पर जो भी हो रहा है, क्योंकि हम राजस्थान में हैं, मेरा मानना ये है, सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। हमारा सैन्य दल यदि प्रबल है तो निश्चित रूप से किसी की आंख उठाने की आवश्यकता वहां नहीं होगी। और बार बार मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, जो चाइना को भ्रम है कि हम 62 वाले भारत के सामने खड़े हैं, तो मैं स्वीकार करता हूं कि उस समय शायद हम कुछ थोड़ा झुक गए होंगे, लेकिन आज का भारत वो भारत नहीं है कि एक गाल पर चांटा मारे तो हम दूसरा प्रस्तुत कर देंगे। अब कोई दूसरी स्थिति वहां है। हाँ, हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को, हाँ हम भूल नहीं पाए हैं 62 वाली घातों को, ओछे कद वालों ने की थी उन ओछी औकातों को, जंग नहीं जीती थी तुमने, छुरा पीठ में घोंपा था, लाल गुलाबों की खेती में नागफनी को रोपा था, चीन आंख मूंदे बैठा है आने वाली शामत से। मैं अंतिम बात कह रहा हूं, चाइना को अपने आपके माध्यम से कह रहा हूं, चीन आंख मूंदे बैठा है
आने वाली शामत से घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से, घायल शेर युद्ध करता है अपनी दुगनी ताकत से। ओ भारत के समर लाडलो, गलती मत दोहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा तक लहरा देना। यह विश्वास मेरा भी है, देश के प्रधान का भी है, सतीश जी का भी है, और देश के तमाम देशभक्तों का यह संकल्प है जो आज हमने सतीश जी के साथ वार्ता की है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आगामी 5 वर्ष आप पक्ष और विपक्ष की दोनों भूमिकाएं जनता की कसौटियों पर खरा उतरें और आप उन्हें जरूर पूरा करेंगे। आपका जनता की ओर से, जनता के संवाददाता के नाते मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप जनता के संवाददाता बने और एक बहुत जोरदार ओजस्वी पंक्तियों से आपने भारत की सेना का मनोबल बढ़ाया। 62 में सेना नहीं हारी थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति कारण राजनीतिक नेतृत्व हारा था, और इसलिए मुझे लगता है कि आपकी ये पंक्तियां सेना को भी और भारत के लोगों को मनोबल देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।